हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दर्शिका निषाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्जी एपरेटस के बारे में। क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने बताया था आपको कि 4 पार्ट हैं: गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वैक्यूल्स। इन 4 की स्टडी करेंगे, जिसमें से हमने एक की स्टडी कर ली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने देख लिया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से निकला हुआ ये पार्ट है, ठीक, यहाँ से कवरिंग है। 2 टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाला एंडोप्लाज्मिक जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, तो वहाँ प्रेजेंट ज़्यादा होगा जहाँ पे प्रोटीन या हार्मोन्स या फिर प्रोटीन बन रहा होगा, एंजाइम्स बन रहे होंगे, ठीक। SCR का क्या काम है, लिपिड का फॉर्मेशन करना। इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, लिपिड का फॉर्मेशन करता है, तो ये वहाँ प्रेजेंट होगा जहाँ पे लिपिड वाली चीज़ें बन रही होंगी, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन्स। क्लियर। अब आज हम बात कर रहे हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। गोल्जी एपरेटस क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, ठीक। इसके बाद क्या है, ईच गोल्जी हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। जितनी भी गोल्जी है उसके पास 2 डिस्टिंक्ट फेज है। 2 डिस्टिंक्ट फेज का मतलब ये है कि सिस फेज है, ट्रांस फेज। ये वाली फेज कौन सी है, सिस फेज, जिसको हम एंट्री फेज बोलते हैं, जहाँ से वेसिकल्स जो होती हैं या कोई प्रोटीन या कोई लिपिड जो भी फॉर्मेशन होता है वो गोल्जी के अंदर एंट्री करता है। ट्रांस फेज वो वाली फेज होती है जहाँ से गोल्जी के अंदर से प्रोटीन एंड लिपिड एग्जिट होता है, चाहे वो एग्जिट होकर किसी साइटोप्लाज्म में रह जाए या फिर वो एग्जिट होकर के इस सेल के बाहर चला जाए। क्लियर। इसके बाद क्या करता है, सॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन। सॉर्टिंग करता है किसी भी लिपिड की, प्रोटीन की, और उसकी पैकेजिंग करता है और मॉडिफिकेशन करता है। समझो, यहाँ पे कोई प्रोटीन बनी, मान लो कोई लिपिड बना यहाँ से, और ये लिपिड यहाँ से इस वेसिकल्स में भर करके, एक वेसिकल्स में भर करके, फिर ये वेसिकल्स क्या होती हैं, बाहर आती हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। बाहर आने के बाद क्या हुआ, जो गोल्जी है, गोल्जी की जो सिस फेज है, उस फेज पे ये वेसिकल्स ऐसे अटैच होकर के फ्यूज़ हो जाती हैं। यहाँ पे इस तरीके से अटैच होकर के ये फ्यूज़ हो जाती हैं, और लिपिड जो होता है वो क्या, लिपिड या फिर प्रोटीन जो भी यहाँ पे बना वो इसके अंदर एंट्री कर जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, मॉडिफिकेशंस होगा, पैकेजिंग होगा। जैसे कि आप चिप्स खाते हो ना, तो चिप्स कैसे बनता है, फैक्ट्री में बनता है ना। तो फैक्ट्री में क्या होता है, यहाँ पे मान लो आलू का चिप्स, पहले चिप्स को कट कर दिया, चिप्स के पीसेस कट हो गए ER में, उसके बाद उसे किसी बाउल में या फिर किसी भी बर्तन में रख करके गोल्जी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर जब वो गई बड़ी फैक्ट्री में, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चिप्स का मॉडिफिकेशन हुआ, उसमें कुछ सॉल्ट पड़े, ठीक है, चिली वगैरह अच्छे से उसमें मिक्स करके, उसके बाद पैकेजिंग किया, किसी पैकेट में अच्छे से उसको पैक करके, इतना तो काम हो गया, अभी मॉडिफिकेशन हो गया, पैकेजिंग हो गई। अब क्या होगा कि ये जो फैक्ट्री है वो सोचेगी कौन सी मार्केट में कौन सा फ्लेवर जाना चाहिए, किस मार्केट में किस फ्लेवर की डिमांड ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर साइटोप्लाज्म के अंदर वाली मार्केट में अगर किसी प्रोटीन का या किसी लिपिड का डिमांड है, तो वो वहाँ से निकल करके, ट्रांसफेज से निकल करके इसी साइटोप्लाज्म में रह जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर डिमांड इस सेल के बाहर किसी जगह पे है, बाहर वाली मार्केट में है, तब क्या होगा, ट्रांसफेज से निकलने के बाद वो चिप्स का पैकेट, वो फ्लेवर चिप्स का उस मार्केट में चला जाएगा जहाँ पे डिमांड होगा। मान लो इस सेल मेम्ब्रेन के पास डिमांड है, ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन के पास डिमांड है, तो वहाँ से ट्रांसफेज पे निकलेगा और सेल मेम्ब्रेन के पास चला जाएगा। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे जो भी लिपिड बना, मान लो लिपिड बन रहा है फॉस्फोलिपिड, ये यहाँ पे लिपिड बना, वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगाया गोल्जी ने, उसका मॉडिफिकेशन किया, और फिर उसके बाद उसने उसको कहाँ भेजेगा, पैकेजिंग करने के बाद सेल मेम्ब्रेन के पास, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, मेजॉरिटी होती है फॉस्फोलिपिड की इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे चला जाएगा। अगर ज़रूरत हुई किसी प्रोटीन की साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहने की, तो वहाँ ट्रांसफेज से ही निकलेगा और फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं जाएगा। क्लियर। तो आप ये भी कह सकते हो एक तरीके से पोस्टमैन की तरह काम करता है
ठीक है, जिसको जहाँ जितनी ज़रूरत होती है वहाँ पे उतना प्रोटीन सिक्रेट करता है, भेजता रहता है, मॉडिफिकेशन करके, पैकेजिंग करके सेंड करता रहता है। इसके बाद इसकी मेजॉरिटी कहाँ होगी, ज़्यादा अमाउंट में कहाँ प्रेजेंट होगा, उस जगह पे जहाँ पे सेक्रेटरी सेल्स होंगे, लाइक गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल सेक्रेटरी सेल्स का पार्ट है, ठीक है, वो सेक्रेटरी सेल्स हैं, कुछ न कुछ सिक्रेशन करती रहती हैं, तो इसलिए गोल्जी वहाँ पे प्रेजेंट होगी ज़्यादा अमाउंट में। क्लियर। इसके बाद इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन का साइट होता है ये गोल्जी। क्लियर। अब इसके बाद देखो, जो ट्रांसफेज है, यहाँ की जो वेसिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन होंगी। ब्रेक डाउन होने के बाद वो लाइसोसोम बनाएंगी, और कुछ जो बहुत बड़ी हो जाएंगी वो क्या करेंगी, वैक्यूल्स बना देंगी, बड़े बड़े वैक्यूल्स। क्लियर। गोल्जी के ब्रेकडाउन से, गोल्जी पूरा ब्रेकडाउन नहीं होता है, जो ट्रांसफेज है वहाँ से वेसिकल्स का ब्रेकडाउन होता है, लाइक दिस। ये यहाँ से निकलेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये लाइसोसोम बना। अगर यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया तो फिर वो वैक्यूल्स बन जाएगा। क्लियर। अब लाइसोसोम पे आ जाओ। अब इतना सब कुछ हो गया तो लाइसोसोम की स्टडी कर लेते हैं। लाइसोसोम क्या है, पहली बात तो फिल्ड विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम है लाइक प्रोटीएज, न्यूक्लियस, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेज। प्रोटीएज क्या करता है, आपका प्रोटीन डाइजेशन करता है, लिपिड का डाइजेशन करता है लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेज। न्यूक्लियस क्या होता है, वो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है, बेसिकली डीएनए और आरएनए का। अब कुछ लोगों के माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा कि मैम अगर डीएनए आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन वो तुम्हारा डीएनए आरएनए नहीं डाइजेस्ट कर रहा है, तुम्हारी बॉडी का नहीं। तुम फूड भी तो खाते हो ना, कुछ प्लांट प्रोडक्ट लेते हो, जैसे वेजिटेबल्स ले लिया, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स ले लिया, तो उसका जो डीएनए तुमने इनटेक किया है, उसका डीएनए, उसका जो न्यूक्लिक एसिड है उसको डाइजेस्ट करता है। तुमने कोई एनिमल खा लिया, लाइक चिकन खाया, मटन खाया, तो उसका भी तो डीएनए है ना, तो उसके डीएनए को डाइजेस्ट करता है, उसके आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा तुम्हारी बॉडी के अंदर। तुम्हारे का नहीं करेगा, तुम्हारे डीएनए आरएनए का करेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ये न्यूक्लियस करता है। ठीक। अब क्या होता है, इसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, जितने भी है ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम पढ़ेंगे सारे ही ऑर्गेनली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ही होते हैं। वर्क एट एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच पे ये काम करता है क्योंकि ये एसिडिक है। न्यूट्रल पीएच हो जाएगा तो या फिर बेसिक हो जाएगा तो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है, डाइजेस्ट करना। किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर दो, किसी भी चीज़ को जहाँ भी जाओ बस डाइजेस्ट कर दो, ख़त्म कर दो। ठीक है। ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये अभी आपको यहाँ समझ आता है। देखो पहले हम पढ़ते हैं फैगोसाइटोसिस। ये फंक्शन है लाइसोसोम का। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, एक सेल, मान लो WBC है, WBC में दो तरह के सेल्स दो हैं जो फैगोसाइटोसिस करती हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड माइक्रोफाजेस। तो मैं यहाँ माइक्रोफाजेस हम लेते हैं। ठीक है, एक माइक्रोफाजेस में ड्रॉ करती हूँ। देखो ये है एक माइक्रोफाज, ठीक, और ये एक है बैक्टीरिया, कुछ डेविल की तरह दिखता हुआ, ठीक, खतरनाक सा। अब इसको ये जो माइक्रोफाज है ये अट्रैक्ट हो रहा है, इसको खाना है इस बैक्टीरिया को। ये कैसे खाऊं मैं, तो ये क्या करेगा, अपनी आर्म्स को ऐसे बढ़ा देगा आगे की तरफ। देखो कैसे, ऐसे इधर से भी बढ़ाएगा दोनों आर्म को। ठीक। अभी जब आर्म्स बढ़ गई इस तरीके से, तो इस तरीके से ये इनगल्फ कर रहा है। अमीबा भी सेम ऐसे ही इनगल्फ करता है किसी भी बैक्टीरिया को, या सॉरी बैक्टीरिया नहीं, किसी अपने फूड पार्टिकल्स को। उसको जब फूड पार्टिकल्स इनटेक करना होता है तो वो ऐसे इनगल्फ करता है। अब इनगल्फ करने के बाद क्या होगा कि ये माइक्रोफाज, और इस माइक्रोफाज के अंदर ये डेविल, मतलब बैक्टीरिया, खतरनाक होता है ना डेविल, वैसा ही। अब लाइसोसोम यहाँ पे आएगा। ठीक है, लाइसोसोम यहाँ पे आएगा अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम के साथ, और ये अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके ऊपर ये ऐसे रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बैक्टीरिया डाइजेस्ट हो जाएगा। कुछ लोगों के माइंड में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि लाइसोसोम जहाँ जाता है सबको डाइजेस्ट कर देता है। मैम आपने यही बताया,
तो ये बताइए कि ये माइक्रोफाज को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर रहा है? फिर तो पूरा का पूरा माइक्रोफाज भी डाइजेस्ट हो जाएगा। ऐसा तो जितने भी माइक्रोफाजेस होंगे वो सब बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएंगे, फिर एक टाइम बाद हमारा बॉडी बहुत वीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है उसको इनटेक नहीं कर पा रहा है, पकड़ ही नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं होता है। देखो क्या होता है, जो सेल होता है ना, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूट्रल होता है और सेल के अंदर लाइसोसोम है। अब इतने सारे, अगर कहीं पे बहुत सारा पानी है, उसके अंदर अगर आप 2-4 बूंद अगर नींबू की डालोगे तो क्या होगा? एक बकेट पानी में 2-4 बूंद अगर नींबू की डाल दोगे तो क्या पानी में कुछ डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा ना। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक लाइसोसोम है जो फट गया और क्या हुआ, इसको बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर दिया, लेकिन सेल पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा सा हो सकता है वो बेसिक हो जाए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। क्लियर? ये सेल पूरा का पूरा डाइजेस्ट यहाँ नहीं होगा। अभी आपको समझ में आएगा कहाँ होता है, कैसे होता है। ये फैगोसाइटोसिस क्लियर है। अब आ जाओ ऑटोफैगी पे। ऑटोफैगी का मतलब होता है सेल्फ ईटिंग। सेल्फ ईटिंग, कोई ऑर्गेनली जो बहुत ओल्ड हो चुकी है, यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, कोई काम नहीं कर पा रहा है, पुराना हो चुका है, बूढ़ा हो गया है, तो क्या होगा, उसको अब मर जाना चाहिए ना। क्या करेगा फालतू में, वेट बढ़ा रहा है सेल का, ठीक। तो ये जो लाइसोसोम है ना, वो क्या करेगा, उस ऑर्गेनली को डाइजेस्ट कर देगा। ये बेसिकली आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, ठीक। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है और ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ये यूजलेस है और बहुत ओल्ड हो चुका है, तो अभी इसको डाइजेस्ट हो जाना है, तो लाइसोसोम आएगा, इसके ऊपर अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करेगा और ये ऑर्गेनली डाइजेस्ट हो जाएगी। ये होता है ऑटोफैगी, इस तरीके से करता है लाइसोसोम। नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ। इसमें देखो क्या होता है, कोई सेल बूढ़ा हो गया है, बहुत बूढ़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा ही बूढ़ा हो गया, तो अब क्या करेगा वो सोचेगा कि मेरे को अमर नहीं होना है, मुझे खुद ही मर जाने दो। तो लाइसोसोम को सिग्नल देगा कि भाई मुझे मार दो, अब मुझे जीना नहीं है, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, ठीक है। तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, उसके ऊपर क्या लगता है, एक यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे फट गया था ना, पर क्या हुआ, ये बस एक बैक्टीरिया ही किल हुआ, बाकी सेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक। तो यहाँ पे एक साथ बहुत सारे लाइसोसोम फट जाते हैं। ये सेल है, इसके अंदर बहुत सारे जो लाइसोसोम हैं, ये अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करेंगे, ठीक है। तब जाकर के ये, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूट्रल है ना, तो इसलिए इसको ज़्यादा लाइसोसोम फटने की ज़रूरत है। तो जब बहुत सारे लाइसोसोम यहाँ फट जाएगा, तब ये सेल जो होती है वो डेड हो जाती है, मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। इसका मरना भी ज़रूरी है। अगर कोई सेल आपकी बॉडी में अमर हो रही है, ठीक है, मान लो सेल्स आपकी बॉडी में अमर होना चाह रही हैं, अगर ऐसी इसकी ख्वाहिश है, ठीक है, कि इसको अमर होना है, आई डोंट वांट टू डाई, ठीक, आई वांट टू लिव, अगर ऐसी ख्वाहिश इसकी है तो ये खतरनाक है, क्योंकि ये क्या करेगा, जितना बूढ़ा होगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये कैंसर कॉज कर देगा, तो इसका मर जाना ही ज़रूरी है। तो ये लाइसोसोम को बोलता है आई वांट टू डाई, मुझे अब जिंदा नहीं रहना है और मार दो मुझे बस, ठीक है। तो ये लाइसोसोम जाता है और इसको किल कर देता है। ये होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, क्लियर। और इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, क्योंकि ये क्या कर रहा है, होते हैं ना कुछ लोग मरने की इच्छा ख़त्म हो जाती, जीने की इच्छा जिनकी ख़त्म हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं हम मर जाएं, ठीक। तो यहाँ पे सेल का भी साथ वही है, इसको जीने का इच्छा ख़त्म हो गया है, अब इसको मरने का इच्छा है, सोच रहा है मैं मर जाऊँ, तो ये लाइसोसोम को सिग्नल भेजेगा। ह्यूमन तो है नहीं कि गया सुसाइड कर लिया, ऐसे नहीं कर सकता ना, तो लाइसोसोम को सिग्नल भेजेगा कि आओ और मुझे मारो, किल मी, ठीक। तो इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, क्योंकि ये सेल को सुसाइड करवा देता है। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक बार समअप कर लेते हैं, ठीक। गोल्जी एपरेटस क्या है, कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था 1898 में, उन्हीं के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया था, गोल्जी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस, एक ही बात है, इसी के नाम है। इसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जितने भी ऑर्गेनेल आप पढ़ोगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सब के सब सिंगल बाउंड होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन नहीं होगा। जितने भी गोल्जी हैं उसका क्या है, 2 फेज़ है, सिस फेज़ है एंड ट्रांस फेज़ है। सिस वो फेज़ है जो कि
एंट्री फेज है जहाँ से वेसिकल्स एंट्री करती हैं, कोई लिपिड कोई प्रोटीन एंटर करता है, ऐसा SCR का हो या फिर RER का हो, वो एंट्री वहीं से करेगा सिस फेज से। ठीक, ट्रांस फेज वो होता है जहाँ से एग्जिट करता है, मॉडिफिकेशन पैकेजिंग होने के बाद कोई भी प्रोटीन बाहर निकलता है कहीं पे भी जाने के लिए। गोल्जी के अंदर क्या होता है, मॉडिफिकेशंस होता है, पैकेजिंग होता है और शॉर्टिंग होती है। शॉर्टिंग का मतलब कहाँ पे जाना है, कौन सा फ्लेवर किस मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, शॉर्टिंग का मतलब। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी होता है, कौन सी प्रोटीन कहाँ जानी है, कौन सा लिपिड कहाँ जाना है। ठीक, क्लियर। उसके बाद फिर मेजॉरिटी कहाँ होगी गोल्जी की, जहाँ पे सिक्रेटरी सेल्स होंगी लाइक गॉबलेट सेल्स। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। इसके बाद गोल्जी क्या हुई, ये ब्रेक डाउन हुई, ब्रेक डाउन होने के बाद इसने क्या बना दिया, जो पूरी की पूरी गोल्जी नहीं, वेसिकल्स इसमें से निकली ट्रांसफेज से। बड़ी वेसिकल्स ने वैक्यूल्स बनाए होंगे और जो छोटी वेसिकल्स थी वो क्या हुआ, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम में क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम फील्ड है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है, वो एसिडिक होता है, चीज़ों को डाइजेस्ट कर देता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये भी वर्क कहाँ पे करेगा, जब एसिडिक pH मिलेगा तब। क्लियर, सुसाइडल बैग बोलते हैं। इसका 3 फंक्शन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। फैगोसाइटोसिस करता है, किसी भी सेल को इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस करता है जब कोई, फैगो मीन्स होता है खाना, साइटोसिस मीन्स होती है सेल। ठीक, कोई भी माइक्रोफाज हुआ या WBC की सेल किसी भी बैक्टीरिया को जब इनगल्फ करती है, ठीक, और ये लाइसोसोम उसको जाकर यहाँ पे जब किल करता है तो इसे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। इसके बाद ऑटोफैगी, हमने देखा सेल्फ ईटिंग सेल, कोई भी जो ओल्ड ऑर्गेनेली है उसको डाइजेस्ट करता है, ख़त्म कर देता है। एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसे आप कह सकते हो ना प्लान्ड सेल डेथ, मतलब प्लानिंग के साथ जो मरते हैं। ठीक, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्लियर, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।